CH-177 आताताई छिपकलियों का टीला, उसे भागने मत देना। बैटल मैजिशियन शिखा जोर से चिल्लाए। दो अर्थ एलिमेंट वाले सैनिक आगे बढ़े और अपने सामने का रास्ता साफ करने लगे। उन्होंने अपने अर्थ वेव का इस्तेमाल किया, जिससे मिट्टी साइड में हटने लगी और बीच में चलने का रास्ता बनने लगा। परेशानी इतनी थी कि ये मिट्टी बेहद भारी थी और बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, इसलिए उन्हें रास्ता बनाने में काफी वक्त लग सकता था। भले ही उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना था, लेकिन उनके पास रास्ता साफ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ आरव तेजी से अपने चीते पर सवार होकर उन लोगों को पीछे छोड़ता जा रहा था। इस इलाके की बिल्डिंगें अभी पूरी तरह दलदल में नहीं धंसी थी, लेकिन इस दलदल ने पूरे इलाके को ढक लिया था। किस्मत से आरव का चीता बहुत तेज था और आसानी से बिल्डिंगों पर कूदकर आगे बढ़ रहा था। एक बिल्डिंग की बालकनी पर कूदने के बाद आरव के चीते ने एक गहरी सांस ली। 15 साल पहले अग्निगढ़ शहर का विकास होना बस शुरू हुआ ही था। उस वक्त बहुत एलिवेटर नहीं चलते थे, इसलिए यहाँ की बिल्डिंगें ज्यादा ऊंची नहीं थी। उनमें से ज्यादातर एक सी ऊंचाई की थी और इसलिए चीता इन पर आसानी से कूद पड़ा था। तुम नीचे क्यों जा रहे हो? जब आरव ने चीता को नीचे जाते हुए महसूस किया तो कंफ्यूज होकर पूछा। चीता ने धीमी आवाज में कहा। वो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो नीचे नहीं जा रहा था, बल्कि वो बिल्डिंग जिस पर वो खड़े थे तेजी से दलदल के अंदर धंस रही थी। आरव ने अपनी दूसरी तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उनके सामने वाली बिल्डिंग इस बिल्डिंग से ऊंची थी। जल्दी दूसरी बिल्डिंग पर कूदो वरना हम भी इस बिल्डिंग के साथ दलदल में धंस जाएंगे, आरव ने चीता से कहा। चीता ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत तेजी से दौड़ने लगा। जैसे ही वो हवा में कूदा, आरव सामने वाली बिल्डिंग की दूरी देखकर डर गया। अगर आरव सही था तो चीता अपनी छलांग से उतनी दूर नहीं पहुंच सकता था। सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था और आरव को आसपास कोई भी परछाई नहीं दिख रही थी, जिसका मतलब था कि वो बचने के लिए अपनी शैडो स्पेल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। किस्मत से चीता ने अपने नुकीले पंजों से बिल्डिंग की रेलिंग को पकड़ लिया था और आरव उसके बालों को पकड़कर लटका हुआ था। दलदल मानो समुद्र की तरह विशाल था। अचानक उनके ठीक नीचे बुलबुले बनने शुरू हो गए और एक आताताई छिपकली बाहर निकली, जो लगभग 20 मीटर लंबी थी और उसका गला किसी अंधेरी गुफा की तरह था। वो आरव और चीता जो सीधा अपने मुंह में गिरने का इंतजार कर रही थी। चीता ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। आरव ने तुरंत अपने पीछे आते हुए सैनिकों की तरफ मुड़कर देखा। वो भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो रास्ता साफ करने के लिए अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया, वहां मौजूद आताताई छिपकलियों की गिनती भी बढ़ती गई। आरव की नजर जहां भी जा रही थी, वहीं आताताई मगर छिपकलियां मौजूद थी। वो बैटल मैजिशियंस भी आरव तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उनके रास्ते में मगर छिपकली आ गई थी और उन्हें रोक दिया था। दूर से देखने में वो ढेर सारे मगरमच्छ की तरह लग रही थी, जिन्होंने अपने इलाके में आए हुए शिकारों को घेर लिया था। कुछ ही पलों में उस इलाके में मैजिक स्पेल्स की आवाज गूंजने लगी थी। वो बैटल मैजिशियन स्टूडेंट्स से काफी ताकतवर थे और उनके लगातार किए जाने वाले हमलों के कारण उन सर्वेंट क्लास छिपकलियों को उनके करीब आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आरव उन छिपकलियों के झुंड के थोड़े आगे ही पहुंचा था, जिन्हें उन सैनिकों ने मार दिया था। बैटल मैजिशियन को काफी अच्छे से ट्रेन किया जाता था और उनके पास अनुभव भी बहुत होता था। उन्हें हराने के लिए 500 से ज्यादा सर्वेंट क्लास बीस्ट की जरूरत पड़ती थी। अजीब बात है, बख्तावर कहाँ गया? आरव ध्यान से बैटल मैजिशियन की तरफ देख रहा था। एडवांस मैजिशियन बख्तावर भी पहले उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो अपने सैनिकों के साथ नहीं था। आरव ने कुछ देर और ध्यान से देखा, लेकिन बख्तावर उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। एक लेडी बैटल मैजिशियन ग्रुप को लीड कर रही थी। उसकी शक्ति इंटरमीडिएट रैंक में सबसे ज्यादा थी, यानी कि वो इंटरमीडिएट मैजिक की सारी 3rd लेवल स्पेल्स में एक्सपर्ट हो गई थी। उसकी शक्ति मीरा के बराबर ही थी। बाकी के सैनिकों की शक्ति लगभग आरव के बराबर ही थी। वो आसानी से 2nd लेवल इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। आरव अकेले 2-3 इंटरमीडिएट मैजिशियंस का सामना नहीं कर पाता और वहां तो 13 थे। चीता अचानक से सतर्क होकर आगे की तरफ देख रहा था। ये जगह पहले अग्निगढ़ शहर का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था। यहाँ भी बिल्डिंगें आधी दलदल में धंस गई थी, लेकिन रोड के कई हिस्से थे जो एकदम सूखे थे और जिन पर चला जा सकता था। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था जो आरव को भी महसूस हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उन पर कई नजरें गड़ी हुई थी। क्या तुम ये कह रहे हो कि आगे 10 झुंड है? आरव ने पूछा। चीता ने अपना सिर हिलाया। उसे पहले इस खतरे के बारे में समझ में आ गया था और उसने तुरंत आरव को बता दिया, क्योंकि अगर एक बार वो लोग अंदर चले जाते तो वहां से जिंदा बचकर वापस आना मुश्किल था। देखो, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है।
अगर हम मरे भी तो कम से कम उन हराम के पिल्लों को तो अपने साथ लेकर ही डूबेंगे। आरव ने बहुत मुश्किल से तय किया कि वो उस खतरनाक इलाके में जरूर जाएगा। चीता आरव को लेकर तेजी से भागता जा रहा था कि तभी वो एक बहुत बड़ी रोड पर पहुंचा जो मिट्टी और कबाड़ से भरी हुई थी। ये कम से कम 2 किलोमीटर लंबी थी और शायद किसी जमाने में अग्निगढ़ शहर की मेन रोड्स में आती थी। इस इलाके की बिल्डिंगें बाकी शहर की बिल्डिंगों से ज्यादा ऊंची थी और देखकर ऐसा लग रहा था ये शहर का ऑफिस और कंपनियों वाला इलाका था। इन बिल्डिंगों पर अजीब सी दिखने वाली मिट्टी की परत चढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंदर से पूरी तरह खोखली हो गई थी। इनमें सारी खिड़कियों की जगह खाली थी और ये जगह जगह से टूटी हुई थी। आरव कुछ 100 मीटर ही उस रोड पर चला था और तभी उसने देखा कि आगे जाने का रास्ता बंद था। उसके सामने एक मोटी सीमेंट की दीवार थी जो आसपास की बिल्डिंगों जितनी ऊंची थी। चीता ने कुछ देर दीवार के उस साइड का ओरा जानने की कोशिश की और तुरंत आरव को सतर्क कर दिया कि दीवार के उस पार का इलाका और भी ज्यादा खतरनाक था। आरव के दुश्मन उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दीवार के उस पार जाने लगा। लेकिन जब वो दीवार के ऊपर चढ़ा तो उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखा। ये शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पहाड़ क्यों है? आरव ने मन ही मन सोचा। जब उसने पास देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई पहाड़ नहीं था बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक बहुत बड़ा टीला था, जो कि हजारों मगर और आताताई छिपकलियों का घर था। आरव के अंदाजे से ये शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था। ये पहाड़ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी लगभग 100 मीटर ऊंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान में बादलों को छू रहा हो। इस पहाड़ में जगह जगह छेद थे, जिन्हें देखकर आरव के पीठ में झुरझुरी दौड़ गई थी। हर एरिया में विशाल छिपकलियां रहती थी। आरव पहले ही बुरी तरह से डर गया था जब चीता ने उसे बताया था कि आगे विशाल छिपकलियों के 10 से ज्यादा झुंड थे। लेकिन अब जब उसने उन छिपकलियों से भरे हुए इतने बड़े पहाड़ को देख लिया था, वो बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहता था। अगर वो वहां से नहीं भागता तो वो छिपकलियां उसे 2 सेकंड में मारकर अपना खाना बना लेती। उसे मारना उनके लिए एक मच्छर मसलने जितना आसान था। एक मिनट, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यहाँ इतना ज्यादा और क्यों नहीं महसूस हो रहे हैं? मैं उनकी शक्तियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादातर छिपकलियां यहाँ से बंजारा झील चली गई हो और ये टीला खाली हो? आरव ने शांत होकर सोचा। ये पहली बार था जब आरव किसी डीमन बीस्ट के घर को देख रहा था। इससे पहले कोई भी इसे देखकर दंग रह जाता। आरव ने जब इसे ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि सूखी मिट्टी में बहुत सारा कबाड़ मिला हुआ था, जैसे टूटी हुई गाड़ियां, बिजली के खंभे, विज्ञापन बोर्ड्स और ना जाने क्या क्या। ये देखने में तो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, लेकिन उससे कई गुना बड़ा था। मैं शायद सही सोच रहा हूँ। हो सकता है ये सिर्फ एक ढांचा हो या फिर इसमें सिर्फ कुछ ही विशाल छिपकलियां हो सकता है मैं अभी यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। हे भगवान, ये तो वही है। आरव अपनी ही सोच में गुम था कि तभी अचानक उसे इस टीले के सबसे ऊपर बड़े बड़े पंख निकलते हुए दिखे। आरव ने जब पास देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये पंख बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और टीले के सबसे ऊपर वाले छेद के बाहर एक बड़ा सा लाल सिर था, जिसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। वो इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके नीचे खड़ा हो जाता तो पूरा उसमें नहा जाता। ये विशालकाय मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वही कमांडर क्लास डीमन बीस्ट था जिसने एक ही झटके में उस वाइन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। ये इस इलाके की सबसे बड़ी आसमानी छिपकली थी, जिसे कुछ दिनों पहले प्राची और आरव ने एक साथ देखा था। इसका ऑरा इतना खतरनाक था कि उन दोनों का ही सिर घूम गया था। इस तरह की आसमानी छिपकली ड्रैगन की एक प्रजाति से जन्मी थी और बंजारा झील में हजारों सालों से रह रही थी। कई मैजिशियंस इसे मैजिकल बीस्ट में सबसे खतरनाक प्रजाति मानते थे। पहले आरव ने ऐसे मैजिकल बीस्ट सिर्फ फिल्मों में देखे थे, लेकिन आज ये आसमानी छिपकली जीती जागती ठीक उसके सामने थी। उसे देखकर आरव समझ पा रहा था कि ये ड्रैगन की किसी प्रजाति से जन्मी थी। वैसे तो ये एक छिपकली थी, लेकिन इसके जो पंख थे वो ड्रैगन प्रजाति से होने के कारण थे। इसकी शक्ति उस पंख वाले भेड़िए से भी कहीं ज्यादा थी जिसने संजीवनी भूमि में तबाही मचाई थी। ये आसमानी छिपकली अभी सो रही थी और इसके खर्राटे चारों तरफ गूंज रहे थे। उसकी नाक के पास एक हल्का सा बवंडर घूम रहा था। सिर्फ इसके सांस लेने में ही कई विंड मैजिशियंस की शक्ति थी। इसे देखकर आरव बुरी तरह से डर गया था। किस्मत से वो उससे बहुत दूरी पर था। आरव में अब तो अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे याद था कि कैसे एक बार में इस छिपकली ने उस वाइन मॉन्स्टर को खा लिया था। आरव और चीता उस इलाके के पास जा रहे थे जहां इस विशाल आसमानी छिपकली का राज था। इसके आसपास की जगह पूरी तरह से सूखी हुई थी। वहां एक भी बीस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। शायद सारी विशाल छिपकलियां उस बड़े छत्ते में आराम कर रही थी, क्योंकि वो रात को शिकार पर निकलती थी।
इन्हें सूरज की रोशनी से डर नहीं लगता था, लेकिन इन्हें अंधेरा ज्यादा पसंद था। आगे बढ़ते बढ़ते आरव ने पीछे अपने दुश्मनों को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। उसे सबसे पहले लेडी बैटल मैजिशियन शिखा दिखी और उसके पीछे इंटरमीडिएट मैजिशियंस का एक ग्रुप था। बख्तावर अब भी उनके साथ नहीं था। आरव उसे लेकर कंफ्यूज था, लेकिन अभी उसके पास ये सोचने का वक्त नहीं था। वो बैटल मैजिशियंस तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। कहना पड़ेगा कि अपने ऑर्डर्स फॉलो करते वक्त उनकी डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं था। अब तुम कहाँ छिपोगे? शिखा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि एक स्टूडेंट को पकड़ने के लिए उसे इतना भागना पड़ा था। अब मैं कहीं नहीं छिपूंगा और ना ही कहीं भागूंगा, आरव ने कहा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उन विशाल छिपकलियों का इस्तेमाल करके भाग सकते हो? ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, शिखा ने कहा। अच्छा, मतलब फिर तो तुम इस छत्ते के अंदर वाली छिपकलियों को भी संभाल लोगी, है ना? आरव ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए पूछा। अगले ही पल उसके हाथ में फायर बॉल आ गई, लेकिन उसने इसका फ्यूरी फिस्ट बनाकर उन बैटल मैजिशियंस पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधा उस छत्ते के सबसे नीचे वाले हिस्से पर किया। ये छोटे उल्कापिंड की तरह था जो सीधा जाकर छत के सबसे नीचे वाले हिस्से में लगा। छत्ते के बड़े होने के कारण आरव के हमले से सिर्फ नीचे की कुछ गुफाएं ही हिली, लेकिन इस छोटे से हमले ने वहां मौजूद हर विशाल छिपकली को एकदम चौंका दिया था। अगले ही पल उस छत्ते में जगह जगह से विशाल छिपकलियों के सिर बाहर आने लगे। वो देखने लगे कि इस वक्त किसने उनकी नींद खराब की थी, लेकिन वहां इतने सारे इंसानों को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगी। न जाने कितने सालों से उन्होंने किसी जिंदा चीज को नहीं खाया था। उनके पेट से अब गुदगुदाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो सभी बेहद खुश थे क्योंकि आज तो उनके लिए दावत होने वाली थी। शिखा को आरव के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने आरव को गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सैनिकों से बेहतर हो? आरव का प्लान एकदम सिंपल सा था। वो वहां रहने वाली विशाल छिपकलियों को जगाकर सब कुछ उथल पुथल करना चाहता था। वो जानता था कि विशाल छिपकलियां इंसानों पर जरूर हमला करेगी। अब चाहे वो आरव हो या फिर शिखा और उसके सैनिक, जिंदा वही बचता जो उन विशाल छिपकलियों से बच पाता। शिखा को लग रहा था कि आरव अभी बैटलफील्ड में एक बच्चा है और कुछ भी नहीं जानता है। दूसरी तरफ उसके सैनिकों को सालों का अनुभव था। उन्होंने अकेले ही कम से कम 100 डीमन बीस्ट को मौत के घाट उतारा था। उनके लिए सेफ जोन से बाहर रहना, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना, मिशन पूरे करना और डीमन बीस्ट से लड़ना कोई नई बात नहीं थी। आरव उनके लिए महज एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो पहली बार ट्रेनिंग के लिए आया था, और वो उन्हें लड़ाई में घसीटकर बस उनका वक्त बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता था। शिखा को इतना तक भरोसा था कि अगर आरव के पास 10 बार मरकर जिंदा होने का वरदान भी होता, तो उसके बाद भी वो मर जाता और उसके सारे के सारे सैनिक जिंदा रहते।